आज हम एक ऐसी घटना को समझने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर का पतन। चलिए करीब से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या और इसके मायने क्या हैं। कहते हैं ना कि कुछ तारीखें इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। 28 फरवरी 2026 शायद एक ऐसी ही तारीख है। ये सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं है, बल्कि उस हकीकत की शुरुआत है जो एक बहुत बड़े और खतरनाक सैन्य अभियान के बाद दुनिया के सामने आई है। खबर एकदम सीधी और चौंकाने वाली है। एक जॉइंट अमेरिकी इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए हैं। अब इस एक लाइन की खबर के झटके दुनिया की राजनीति पर, तेल के बाजारों पर और आने वाले कल की शांति पर कैसे पड़ेंगे? आइए इसी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमला हुआ कैसे। फिर हम इस 40 साल पुरानी दुश्मनी की जड़ों में जाएंगे। इसके बाद समझेंगे कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को भड़काया। फिर देखेंगे कि दुनिया भर में इसका क्या असर हुआ, और सबसे आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मिलिट्री ऑपरेशन की जिसका नाम था एपिक फ्यूरी। एक ऐसा अभियान जिसने ईरान के सबसे ऊंचे, सबसे ताकतवर पद को सीधा निशाना बनाया। तो तारीख थी 28 फरवरी 2026। एपिक फ्यूरी और लायंस रोर, इन दो कोड नेम से एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला किया गया। निशाने पर कौन था? ईरान के कमांड सेंटर्स, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और पूरी की पूरी सीनियर लीडरशिप। नतीजा, सुप्रीम लीडर और रेवोल्यूशनरी गार्ड के कई टॉप कमांडर्स की मौत। और हाँ, ईरान चुप नहीं बैठा, उनकी तरफ से भी फौरन मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन देखिए, ये सब कुछ अचानक रातों रात नहीं हुआ। इस टकराव की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, करीब 40 साल पुरानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की अहमियत को समझना होगा। सोचिए, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे ज़रूरी नस है। हर रोज़ यहाँ से करीब 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है, और ईरान की लोकेशन ऐसी है कि इस रास्ते पर उसका कंट्रोल है। मतलब यहाँ ज़रा सी भी हलचल मची तो पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में तूफान आ सकता है। तो ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई? शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन एक वक्त था 1979 से पहले, जब ईरान और अमेरिका दोस्त हुआ करते थे। फिर आई 1979 की इस्लामिक क्रांति, और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ईरान एक थियोक्रेसी यानी धर्म आधारित शासन वाला देश बन गया और पश्चिम से अपने रिश्ते तोड़ लिए। फिर ईरान इराक युद्ध ने अमेरिका के खिलाफ नफरत को और हवा दी। इसके बाद ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे इजराइल के साथ उसका सीधा टकराव बढ़ता ही चला गया। और पिछले 20 सालों से तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस तनाव में आग में घी डालने का काम कर रहा है। ठीक है, इतिहास तो समझ में आता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अभी क्यों? आखिर वो कौन सी आखिरी वजह बनी जिसने इस बारूद के ढेर में आग लगा दी? असल में 3 बड़े फैक्टर्स एक साथ आ गए। पहला, ईरान के अंदर की उथल-पुथल। 2025 के आखिर में पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें सरकार ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। हजारों लोग मारे गए और ईरान की सरकार की पकड़ कमजोर पड़ गई। दूसरा, न्यूक्लियर खतरा। अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस को पक्की खबर मिली कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया है। और तीसरा, एक गोल्डन इंटेलिजेंस मौका। एक ऐसी खुफिया जानकारी मिली, एक ऐसी खिड़की खुली जब ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को एक साथ टारगेट किया जा सकता था। और जब इतना बड़ा कुछ होता है तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। इसके झटके पूरी दुनिया ने महसूस किए। चलिए देखते हैं कि हमले के फौरन बाद हुआ क्या क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया। उन्होंने कहा, ये ईरानी लोगों के लिए अपने देश को वापस पाने का एक मौका है। अब इस बयान पर जरा ध्यान दीजिए। ये सिर्फ एक सैन्य हमले पर दिया गया बयान नहीं है। ये तो सीधे सीधे ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता बदलने की तरफ एक बहुत बड़ा और खुला इशारा है। और इसका आर्थिक असर, अरे वो तो इतना तेज और सीधा था, ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है। जैसे ही हमले की खबर आई, ग्लोबल ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगी। वजह बिल्कुल साफ थी, दुनिया के सबसे अहम एनर्जी रीजन में जबरदस्त अस्थिरता आ गई थी। दोनों देशों के आधिकारिक बयानों में भी फर्क साफ था।
एक तरफ अमेरिका, जहां ईरानी लोगों से सत्ता वापस लेने की बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इजराइल का स्टैंड एकदम क्लियर था कि जब तक ईरान की मिलिट्री ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, हमले जारी रहेंगे। अच्छा, बाकी दुनिया की क्या प्रतिक्रिया थी? खाड़ी के अरब देश तो डर गए हैं कि कहीं ये लड़ाई उनके घर तक ना पहुंच जाए। और दूसरी तरफ है रूस और चीन, जो हमेशा से इस तरह के पश्चिमी दखल के खिलाफ रहे हैं। अब वो इस सिचुएशन में अपना डिप्लोमैटिक रोल निभाने की कोशिश कर सकते। तो इन सब के बाद हम पहुंचते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। अब आगे क्या? देखिए, इस मोड़ से भविष्य के 3 रास्ते निकलते दिख रहे हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों सिनेरियो को देखते हैं। पहला सिनेरियो, और शायद सबसे खतरनाक सिनेरियो, है एक लंबा चलने वाला युद्ध। जाहिर है ईरान चुप तो नहीं बैठेगा। वो और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जवाबी हमले करेंगे, जिससे ये लड़ाई सिर्फ इजराइल ईरान तक ही नहीं रहेगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। और इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दूसरा सिनेरियो ईरान के अंदर से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद सत्ता का एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम बन गया है। अब हो सकता है कि सत्ता के लिए रेवोल्यूशनरी गार्ड, कट्टरपंथी मौलवियों और शायद कुछ नरमपंथियों के बीच एक खतरनाक लड़ाई छिड़ जाए। ये भी मुमकिन है कि ये देश अंदर से ही ढह जाए और एक पूरी तरह नई सरकार सामने आए। और फिर आता है तीसरा सिनेरियो। ये एक उम्मीद भी है और एक सवाल भी। क्या एक बड़े युद्ध का खतरा, तेल की आसमान छूती कीमतें और पूरे दुनिया की इकोनॉमी पर मंडराता संकट, क्या ये सब मिलकर दुनिया के बड़े नेताओं को डिप्लोमेसी यानी बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर सकता है? क्या इस तबाही के मुहाने पर खड़े होकर कोई शांति का रास्ता निकल पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों तक दुनिया का भविष्य तय करेगा।